नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चन आंसर्स का चौथा पार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी वीडियोज़ की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से एक डैश है। फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली एक। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है कि शारीरिक क्रिया असल रूप में क्या है। राइट आंसर देख लेते हैं क्या इसका, सी, जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यूसली नहीं करते हैं तो बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी पे आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हम बड़ी बीमारियों का सामना भी करते हैं। तो बॉडी को सही से मेंटेन करने के लिए, हमें फिट रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये हमारी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बन जाती है। नेक्स्ट है, बॉल और सॉकेट किस प्रकार का जोड़ है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में आपने सुना होगा। इसका हमें पूछा गया है कि वो कौन से टाइप का जोड़ है। राइट आंसर क्या है इसका, त्रिआयामी जोड़, 3 डायमेंशनल जॉइंट है। 3 डायमेंशनल का मतलब ये हो गया कि वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये आप देख सकते हैं शोल्डर जॉइंट है। आप अपने हाथ को ऊपर, नीचे और सामने घुमा भी सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए कि तीनों डायरेक्शन में जो XYZ हमारी 3 डायमेंशनल होती है, उन तीनों में हम हमारे हाथ को घुमा सकते हैं। तो हमारा जो हाथ है वो शोल्डर जॉइंट पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा होता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक 3 डायमेंशनल जॉइंट है, एक त्रिआयामी जोड़ है। अगर कोई जॉइंट 2 ही दिशा में मूव करता है तो वो हो जाएगा 2 डायमेंशनल जॉइंट, और एक आयामी जोड़ होता है जो कि एक दिशा में मूव करता है। तो ये तो हमें पता लग गया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक तो होता है हमारे शोल्डर में, दूसरा कहाँ पे होता है, हमारी हिप में। हमारे जो कूल्हे का जॉइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जिस तरीके से आप हाथ को तीनों दिशाओं में मूव कर सकते हो, घुमा सकते हो, उसी तरीके से आप अपनी लेग्स जो हैं, आप अपने पैरों को भी तीनों दिशाओं में मूव कर सकते हो। तो अपने पूरे बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के ये 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो है शोल्डर जॉइंट और एक है हिप जॉइंट। नेक्स्ट है, किनेसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित हैं। तो इसमें हमें बताना है कि किनेसियोलॉजी और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में क्या रिलेशन है, ये दोनों आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। राइट आंसर इसका है बी, खेल बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी का एक विशिष्ट भाग है। जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है वो किनेसियोलॉजी का एक पार्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि किनेसियोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। उनमें से एक नाम क्या है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। ये देखिए, किनेसियोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इनमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज साइकोलॉजी, एक्सरसाइज सोशियोलॉजी, मोटर लर्निंग और स्पोर्ट्स पेडागोजी, ये सारी टाइप्स हैं। किनेसियोलॉजी में टोटल ये 7 टाइप आ जाती हैं। तो इसमें 3rd नंबर पे ये बायोमैकेनिक्स नाम आपको दिखाई दे रहा है। बायोमैकेनिक्स के अंदर की ब्रांच होती है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। तो इस तरीके से देखिए, किनेसियोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम बहुत सारे ब्रांचेस को देखते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं में न्यून गुरुत्वाकर्षण केंद्र उनकी गति को बनाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने नाम है गुरुत्वाकर्षण। ये हमें पता है क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, ये किसी चीज को नीचे की तरफ खींचता है। तो नीचे की तरफ जो पुल करने वाला बल है, जो धरती नीचे की तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। और ये बल धरती पे मौजूद सभी वस्तुओं पे लगता है। अब देखिए, मेल और फीमेल दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लेकिन महिलाओं में न्यून गुरुत्वाकर्षण केंद्र पाया जाता है। मतलब एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो मान लीजिए ये पूरी एक बॉडी है, उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक का यहाँ पे है और एक का यहाँ पर है। तो इन दोनों में ये फर्क आ गया। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये होता है फीमेल्स में और ये होता है मेल्स में। देख लीजिए इसका आंसर क्या है, बहुत स्थायी। महिलाओं में जो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बहुत ही नीचे की साइड में होता है। इस वजह से क्या होता है, ये हमारे बॉडी को स्थायी रखता है, हमारी बॉडी को स्टेबल रखता है। ये देख लीजिए, इसमें फीमेल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम एब्डोमिन के पास में होता है और पुरुषों का होता है चेस्ट के पास में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए कि महिलाओं का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लगभग बीच में है, उससे इनको स्थिर संतुलन मिलता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक लकड़ी है और लकड़ी का ये सेंटर पॉइंट है। तो अगर सेंटर पॉइंट पे इस लकड़ी को रखा जाता है तो वो लकड़ी नहीं गिरेगी, वो एकदम स्टेबल रहेगी।
लेकिन अगर इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा हम इस साइड कर देते हैं, तो वो लकड़ी इस साइड गिर जाएगी। तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि उस लकड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पे हमने उसको रखा, तब तो वो स्थिर रही, वो स्टेबल कंडीशन में रही। लेकिन जब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से हम थोड़ा सा साइड में उस लकड़ी को जब रखते हैं, तो वो लकड़ी गिर जाती है। इसका मतलब वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है, स्थिर अवस्था में नहीं है। तो यही हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से समझना था कि महिलाओं में जो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो केंद्रीय बिंदु होता है ग्रेविटेशनल का, गुरुत्वाकर्षण का, वो महिलाओं में थोड़ा नीचे होता है। नीचे होने का मतलब वो लगभग सेंटर में होता है, और पुरुषों का वो होता है थोड़ा ऊपर, चेस्ट के पास में होता है, जिससे कि मेल्स हैं वो कम स्टेबल होते हैं और महिलाएं क्या होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा गति का नियम है। सेकंड लॉ के बारे में पूछा है। न्यूटन का दूसरा नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। आपको पता होगा न्यूटन के 3 नियम है। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है त्वरण का नियम, और तीसरा कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन तीनों नियम को हमें ध्यान में रखना है। जड़त्व के नियम में हम क्या देखते हैं कि कोई वस्तु स्थिर कंडीशन में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल हम नहीं लगा देते, या फिर कोई वस्तु जब तक मूव करती रहेगी, जब तक वो चलती रहेगी, तब तक कि उस पर सामने से कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ये तो हो गया जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब कोई भी वस्तु है वो अपनी अवस्था में बने रहने की कोशिश करती है। फिर दूसरा नियम है त्वरण का नियम। इस नियम को इस फॉर्मूले के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है उसकी गति और उसका मास जितना ज्यादा होगा उस पर बल उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये सीधा सीधा इसका मतलब है। इसके बाद में जो तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आप क्रिया करते हो उसकी हमें विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे कि आपके सामने एक बॉल है, उसको आप जमीन पे बाउंस करवा रहे हो, तो बाउंस होकर बॉल वापस ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्रिया की, उसकी हमें प्रतिक्रिया मिली। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो इस तरीके से ये तीनों नियम है, आपने इनके बारे में पहले भी जाना होगा, लेकिन अभी हमने शॉर्ट में बहुत ही कम समय में इनको सबको जानने की कोशिश की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। FPS में बल का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन FPS? देखिए FPS का मतलब होता है फीट, पाउंड और सेकंड। तो आपने सुना होगा कि बल का SI मात्रक क्या है, तो SI में इसका मात्रक होता है न्यूटन। लेकिन अब हमें बताना है FPS के अंदर। FPS में मात्रक होता है इसका पाउंडल। हमें यही ध्यान में रखना है, FPS में पाउंडल और SI मात्रक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं इसको, इसमें इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन में बल मिलता है तो हम सीधा उसमें न्यूटन आंसर कर देते हैं। तो न्यूटन हमारा SI पद्धति में मात्रक होता है। बहुत सारी पद्धति हैं, जैसे कि CGS, FPS और एक है ये SI। ये 3 टाइप के मेथड हैं। इनमें हमें इस क्वेश्चन में FPS के अंदर मात्रक पूछा गया था, तो हमने वो बता दिया है कि पाउंडल होता है। पाउंड भी नहीं होता, वो होता है पाउंडल। और आपसे जनरली अगर पूछा जाए तो आपको बल का मात्रक बताना है न्यूटन, क्योंकि आमतौर पर हम ऐसे ही मात्रक को ही काम में लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, काइंसोलॉजी के जनक हैं, फादर ऑफ किंसियोलॉजी में बताना है वो कौन है। राइट आंसर इज अरस्तु। इनको ही किंसियोलॉजी का जनक माना जाता है, ध्यान में रखिए। 8वां क्वेश्चन है, हैमस्ट्रिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है? देखिए सबसे पहला नाम है हैमस्ट्रिंग। तो आपको पता होगा आपकी लेग्स की जो पीछे की मांसपेशियां होती हैं, फीमर बोन के पीछे जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, और उनके आगे कौन सी मांसपेशियां होती हैं, क्वाड्रिसेप्स। ये हम बात कर रहे हैं आपका जो हिप है और नी है, आपका घुटना और कूल्हा, उनके बीच में जो मसल्स होती हैं पैर के पीछे की साइड में, उनको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स। और कर्ल का मतलब है हम उनको मोड़ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमें लीवर बताना है कि कौन से लीवर का वो एग्जाम्पल है। राइट आंसर क्या है इसका, 3rd टाइप ऑफ लीवर, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये देखिए, ये है हैमस्ट्रिंग मसल, इसकी हम बात कर रहे थे, और हैमस्ट्रिंग कर्ल हो गया ये वाली एक्सरसाइज। अब देखिए आपको जैसी एक्सरसाइज दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा घुटना है वो एक्सिस का काम करता है, मतलब वो करता है अक्ष का काम करता है, और यहाँ पे लोड है और यहाँ पे एफर्ट लग रहा है। तो इससे क्या कंडीशन बन रही है, देखिए बीच में फलक्रम है, ठीक है, और साइड में फोर्स है और एक साइड में रेजिस्टेंस है। तो ये जो कंडीशन बनती है ये बनती है 1st क्लास लीवर में, लेकिन हमने इसका आंसर किया है 3rd क्लास लीवर।
तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। या तो हमारा क्वेश्चन गलत है या फिर हम इसको गलत तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्लास लीवर में तो एक्सिस साइड में रहता है, उसके बाद में रेजिस्टेंस और फोर्स आते हैं, एक साइड में एक्सिस होता है, लेकिन इसमें तो हमें बीच में एक्सिस मिल रहा है। तो देखिए ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है वो सेम ही कंडीशन बाइसेप्स की जो हम कर्ल करते हैं उसके अंदर होती है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको अभी तक इसमें डाउट था कि जब हम हैमस्ट्रिंग कर्ल करते हैं उस एक्सरसाइज में भी हम थर्ड क्लास लीवर पढ़ते हैं, लेकिन देखने में ये लगता है कि जो हमारा एल्बो का जो बीच वाला पॉइंट है वो एक्सिस का काम करता है, फलक्रम का काम करता है, तो ये फर्स्ट क्लास लीवर होना चाहिए, थर्ड क्लास लीवर कैसे है? तो वो डाउट आज मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को। ये देखिए, ये हमारे सामने दोनों मसल्स के डायग्राम है। ये हमारी है हैमस्ट्रिंग मसल और ये है बाइसेप मसल। लगभग सेम ही काम करती हैं, एक हाथ में है और दूसरी है पैर में। अब देखिए इन मसल्स में फर्स्ट क्लास लीवर कैसे नहीं है और थर्ड क्लास लीवर कैसे है, हम इसको अभी प्रूव करने वाले हैं। तो पहले हैमस्ट्रिंग मसल की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है। ये हमारे हिप से लेकर और कहाँ तक आती है, घुटने के नीचे पे यहाँ पे आके ज्वाइन होती है। ये यहाँ पे हमारा क्या है, घुटना है, नी है, और ये हमें दिखाई दे रहा है जब हम साइड से देख रहे हैं। जब हम पीछे से इसको देखेंगे तो यहाँ से निकल कर ये घुटने के पीछे यहाँ पे आके ज्वाइन होती है। ये बात हमने समझ ली। चलिए नेक्स्ट बाइसेप मसल की बात कर लेते हैं। इसमें भी देखिए, ये आपकी जो बाइसेप मसल है ये हमारी कोहनी है उसके आगे आके ज्वाइन होती है, यहां से लेकर और ऊपर हमारे शोल्डर जॉइंट पे कनेक्ट होती है। तो इन दोनों मसल में समानता देखिए, बाइसेप मसल है वो कोहनी के आगे ज्वाइन हो रही है और हैमस्ट्रिंग मसल हो रही है घुटने के आगे ज्वाइन। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम लीवर पढ़ते हैं, लीवर के अंदर कि कौन सी मसल कहां से निकल रही है, सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लीवर डिसाइड करते हैं कि इस मसल में कौन सा लीवर है। तो थर्ड क्लास लीवर हमें पता है कि एक्सिस एक साइड में होगी, फिर आएगा रेजिस्टेंस और उसके बाद में आएगा फोर्स। थर्ड क्लास लीवर के बारे में हम मोटा मोटा जानते हैं। तो देखिए इन दोनों कंडीशन में थर्ड क्लास लीवर किस प्रकार से होगा। पहले बाइसेप मसल में देखिए, ये हमारा जो पीवट है, कोहनी है, वो एक्सिस का काम करेगी, और हैमस्ट्रिंग में जो हमारा घुटना है वो एक्सिस का काम करेगा। तो पहली कंडीशन हमारी सही हो गई कि सबसे पहले थर्ड क्लास लीवर में एक्सिस आती है। उसके बाद में आती है रेजिस्टेंस, या हम इसको एफर्ट भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो एफर्ट कहाँ पे लग रहा है, हमारी मसल के ऊपर लग रहा है ना एफर्ट, तो मसल तो हमारी यहाँ पर है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया या फिर एफर्ट हो गया। और इसमें भी कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। दूसरी कंडीशन भी सही हो गई। अब इसके बाद में है फोर्स। तो फोर्स या लोड कहाँ पे पड़ेगा, बाइसेप मसल में यहाँ पे पड़ेगा और हैमस्ट्रिंग मसल में पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद में हमारी ये कंडीशन भी सही हो गई। तो ये जो कंडीशन है ये बनती है थर्ड क्लास लीवर के अंदर। तो इस तरीके से आप देखिए कि हैमस्ट्रिंग मसल और बाइसेप मसल में अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें थर्ड क्लास लीवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो एक्सिस बीच में आ रही है और एक्सिस बीच में किस में आती है, फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर आती है। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ा, डीप में इसको जानने की कोशिश की, तो हमें पता लगा कि ये जो दोनों मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग और बाइसेप मसल, इनका ओरिजिन कोहनी और घुटने से आगे है। इसकी वजह से कोहनी और घुटने एक्सिस या फिर अक्ष का काम करती हैं, और दोनों मसल हैं वो रेजिस्टेंस का काम करती हैं। और हम जो फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, जैसे आपने डंबल ले रखा है और यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो दोनों क्या काम करती हैं, लोड का या फिर फोर्स का काम करती हैं। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स में कि बाइसेप कर्ल और हैमस्ट्रिंग कर्ल दोनों फर्स्ट क्लास लीवर में क्यों नहीं होते, थर्ड क्लास लीवर में क्यों होते हैं। तो आई होप आपका वो डाउट आज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास लीवर के बारे में जान लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है। न्यूटन का हमें नियम पूछ लिया, और जैसे कि कुश्ती में आप धोबी पछाड़ लगाते हो तो उसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई होता है, कौन सा नियम अप्लाई होता है न्यूटन का, ये हमें बताना है। राइट आंसर देख लेते हैं इसका, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम हमें क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो सामने वाला पहलवान विराम अवस्था में रहेगा जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं, वो अपने आप आपकी पीठ पर आके नहीं बैठेगा,
और ये नहीं बोलेगा कि मुझे धोबी पछाड़ दे दो और मुझे ग्राउंड पे पटक दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको उसको उठाना पड़ेगा। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो उसके इनर्शिया को आप ब्रेक करते हो, उसके जड़त्व को आप तोड़ते हो। तो यही जड़त्व का नियम बोलता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगी जब तक आप उस पर बाह्य बल नहीं लगाओगे। तो कुश्ती में जो पहलवान है उसने बाह्य बल लगाया, उसको ऊपर उठाया, और इससे हम समझ गए कि ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में किस प्रक्रिया के तहत छोड़ते हैं? स्विमर्स की बात हो रही है। वो स्विमिंग पूल में जब तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो उनकी बॉडी से हीट निकलती है। तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू निकलती है? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या है इसका? चालन। कंडक्शन के थ्रू वो होती है। ये देखिए, ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों इनके टाइप हैं। कंडक्शन में मेनली क्या होता है कि आप किसी चीज के डायरेक्ट जब कांटेक्ट में आते हो और आपका हीट ट्रांसफर होता है, आपका उष्मा का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन ओनली फ्लूइड्स में होता है। आपके जो लिक्विड जितने भी होते हैं वो कन्वेक्शन में होते हैं। जैसे कि आपको एक फोटो में दिखाई दे रहा है, पानी है, इसको नीचे से गर्म किया जा रहा है, तो ये जो पानी गर्म होगा, इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर होगा वो होगा कन्वेक्शन के थ्रू। और इसके बाद में रेडिएशन है, जो आग जल रही है उसके थ्रू हमें जो उष्मा मिलती है, जो हीट हमें मिलती है, उसको रेडिएशन बोलते हैं। इवेपरेशन या फिर वाष्पीकरण, ये जैसे कि पानी पड़ा हुआ है, ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है, उससे पानी की भाप बननी जब स्टार्ट हो जाती है, तो जो ये भाप बनने की जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? कोई भी आपका जॉइंट होगा तो उस जॉइंट के अंदर साइनोवियल नाम का एक लिक्विड पाया जाता है। लेकिन जब उस लिक्विड में जब सूजन आ जाती है, बहुत सारा लिक्विड जब इकट्ठा हो जाता है, तो हम सूजन को महसूस करते हैं, स्वेलिंग को हम फील करते हैं। तो यही हमसे पूछा गया कि सूजन को क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज साइनोवाइटिस। ये देखिए, ये आपका नॉर्मल घुटना है, और जब आपकी नीज है उनमें जब सूजन आ जाएगा, इस तरीके से वो दिखाई देती हैं, उसको क्या बोला जाता है? साइनोवाइटिस। 12वां क्वेश्चन है, चलने के गेट चक्र में आवेदनों का सही क्रम पता लगाइए। अब देखिए, इसको समझिए। एक होती है वॉकिंग गेट साइकिल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या बताना है कि इस गेट साइकिल में ये जो 8 आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा, और ऐसा करते करते ये साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होगी, ये हमसे पूछा गया है। पहले इसका आंसर देखेंगे, फिर इसको समझेंगे कि गेट साइकिल आखिरकार है क्या। ये देखिए, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 3, 5, 6, 7, 2, 4, 8, 1, इनको आप देख लीजिए। ये देखिए, ये है गेट साइकिल। इसमें सबसे पहले जो हमारे ऑप्शन थे उसी के अकॉर्डिंग इनको दिया गया है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें हैं उनको आप ध्यान में रखनी है, एक है स्टांस और दूसरा है स्विंग। अब देखिए, स्टांस के अंदर और स्विंग के अंदर दोनों में क्या फर्क है, ये देखिए। सबसे पहले स्टेंस में 1, 2, 3, 4, 5, और स्विंग में 1, 2, 3। तो हमें पता लग गया कि जो हमारा स्टेंस है उसमें 5 एक्टिविटीज हैं और स्विंग में है 3 एक्टिविटीज। इनको हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक्टिविटीज देखने से पहले समझते हैं कि स्टांस होता क्या है। देखिए, स्टांस का मतलब है कि आप जब चलते हो उससे पहले आप किस तरीके से खड़े होते हो, आप चलने की प्रोसेस को किस तरीके से शुरू करते हो। नहीं समझ में आया होगा। देखिए, ये हमारा एक फैन है, पंखा है, जो कि खराब हो रखा है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है कि जब इसको घुमाया जाएगा तो ये चल जाएगा। तो पहली बार में जो इसकी घुमाने की प्रोसेस है, यहां से लेकर जब ये यहां तक आएगा, तो वो जो चीज है उसको बोलते हैं स्टांस। इसको आप वॉकिंग में अप्लाई कर लीजिए कि सबसे पहले आप करते हैं इनिशियल कांटेक्ट, मतलब आप जमीन पे अपना पांव रखते हैं, उसके बाद में लोडिंग रिस्पॉन्स, अपनी पूरी बॉडी का वेट उसके ऊपर लगा देते हैं। ये हमारा होता है डबल सपोर्ट। डबल सपोर्ट का मतलब हो गया आपके दोनों पांव जमीन के ऊपर हैं। इसके बाद में सिंगल सपोर्ट आता है। सिंगल सपोर्ट के अंदर मिड स्टांस आ जाता है, आपका घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, और टर्मिनल स्टांस में आप आगे वाला पैर जमीन पे रख देते हो। फिर इसके बाद में आ जाता है डबल सपोर्ट, और इसको प्री स्विंग भी बोला जाता है। प्री स्विंग का मतलब जो स्विंग की कंडीशन है उसकी आने से पहले की एक स्थिति। तो देखिए, स्टांस हमने समझ लिया, पंखे को हमने एक बार घुमा दिया, उसके बाद में जब पंखा घूमना शुरू कर देगा लाइट की हेल्प से, तो उसको बोलते हैं स्विंग। ये मैं आपको पंखे के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, उसको आप अप्लाई कर दीजिए चलने में। तो स्विंग में देखिए, इनिशियल स्विंग मतलब शुरुआती जो आपकी स्विंग कंडीशन है वो क्या होगी, तो आप देखिए धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हो। तो इसमें क्या होता है,
आप चलने की प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं। इसके बाद में मिड स्विंग है, आप फ्लो में आ चुके हो वॉक करते करते, और लास्ट में आती है टर्मिनल स्विंग। इसके बाद में आप एक वॉकिंग की जो कंडीशन है, जिस तरीके से हम चलते हैं, उसको आप शुरू कर चुके हो। तो मेन इसमें यही फर्क है कि गेट साइकिल में एक तो होता है स्टांस और दूसरा होता है स्विंग। स्टांस में कि चलने से पहले हम किस तरीके से खड़े होते हैं या फिर हमारी चलने की क्या कंडीशन रहती है। जब हम चलना शुरू कर देते हैं, फुल फ्लो में आ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है स्विंग। हमारे हाथ, हमारे पैर, उनकी क्या डायरेक्शन रहती है, किस तरीके से हम उनको चलने में काम में लेते हैं, ये सब आ जाता है स्विंग के अंदर। तो गेट साइकिल को हमने समझा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं, हमें बताना है कि इन 3 में से कौन से सही हैं। राइट आंसर देख लेते हैं, क्या है? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तीनों ही सही हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो सिएटक स्नायु है, साइटिक नर्व है, वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व होता है। और दूसरा है, फीमेल में जो हम साइड में गतिविधि करते हैं वो पेल्विक की मदद से करते हैं, ये भी ठीक बात है। इसके बाद में हैमस्ट्रिंग कुला विस्तार और आकुंचन दोनों में सहायता करता है, ये भी ठीक है। आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, पीछे हमने देखा था, आपकी हिप और नी, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन में वो सहायता करती है। देखिए किस तरीके से है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यह साइटिक नर्व, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व मानी जाती है। तो देखिए सबसे पहले नर्व का मतलब देख लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन जल्दी से इसको देखते हैं कि हमारा दिमाग है वो पूरी बॉडी में अपनी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो ये सब इंफॉर्मेशन करता है नर्व के थ्रू। बहुत सारे छोटे छोटे तार लगे होते हैं और दिमाग से निकलकर हमारी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, उससे होते हुए पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है नर्व। तो हमें पहले ऑप्शन में दिया गया था कि बॉडी का सबसे जो लॉन्गेस्ट नर्व है वो होता है सियाटिक नर्व। ये कहाँ से निकलता है? आपकी जो लंबर की 5 बोन है, उनमें से L4 और L5 से लेकर आपकी सैक्रल की जो S1, S2, S3 बोन है, उनमें से होकर और नीचे आपकी एडी तक जाता है। तो इस तरीके से ये सबसे लंबा हो गया। अब नेक्स्ट है, हमें बताया था कि हमारी फीमर बोन है वो साइड में मूव करती है, लेटरल जो भी मूवमेंट होती हैं वो साइड में होती हैं, तो उन मूवमेंट्स में पेल्विक हेल्प करती है। तो बिल्कुल ये बात सही है, पेल्विक बिल्कुल हेल्प करती है, क्योंकि जब आप अपने पैर को इस साइड में ले जाओगे तो पेल्विक थोड़ी सी झुक जाती है। आपका पेल्विक जो भी हिप का एरिया होता है उसको बोलते हैं, तो वो इस साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है। और जब आप पैर को एबडक्शन डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओगे तो आपकी पेल्विक इस साइड में टिल्ट हो जाएगी। तो मेनली इसका मतलब ये हो गया कि आपकी फीमर बोन जब भी राइट और लेफ्ट में मूव करती है तो उसमें पेल्विक गड्डल का बहुत बड़ा योगदान होता है, पेल्विक गड्डल उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और लास्ट जो तीसरा है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प करती है हैमस्ट्रिंग मसल। तो देखिए ये यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल है और इसमें आप पहले फ्लेक्शन कर रहे हो, फिर एक्सटेंशन कर रहे हो अपनी हैमस्ट्रिंग मसल का, और यहाँ पे जो नी जॉइंट है उसका भी आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हो। तो इस तरीके से ये तीनों हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, हमने इनको एक एक करके समझ लिए है। अगला क्वेश्चन है, सेट के आदेश पर स्प्रिंटर होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले एक वीडियो में किया था, उसमें आंसर गलत बता दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थिर संतुलन, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि गलती किसी से भी हो सकती है, और किसी वीडियो में कोई क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो मैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर जो हमारा कमेंट होता है वहां पे मैं कमेंट करके उस गलती के बारे में आपको बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि इसका आंसर सी होगा। उस पहले वाले क्वेश्चन में मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम बता दिया था, स्थिर संतुलन बताया था, लेकिन राइट आंसर इसका अस्थिर संतुलन है। तो कोई भी वीडियो में जब कोई गलत आंसर हो जाता है तो सबसे पहले जो ऊपर का कमेंट है उसको आप जरूर देख लीजिए। मैं वहां पर मेंशन कर देता हूं कि इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, तो वहां पे आप जाके करेक्ट कर सकते हैं। और कुछ हेल्प आपकी तरफ से हो जाती है, आप भी कुछ अपने डाउट्स लेके आते हो तो उससे भी क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद मिल जाती है। ये देखिए ये सेट की कंडीशन है, इसमें अस्थिर संतुलन में रहता है एथलीट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलने की जटिल प्रक्रिया का विश्लेषण तथा वर्णन सबसे प्रथम किस व्यक्ति ने किया था? जो हमने पीछे गेट साइकिल देखी है उसके बारे में पूछा गया है कि उसको सबसे पहले एनालाइज और डिस्क्राइब किसने किया था? राइट आंसर इज अरस्तु। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।